डालो वरना तो हरा देगा, ये खेल ने ही देश को बर्बाद किया है। मेरे लिए सब समान है, सबकी भलाई ये मेरा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यही सिखाया है। लेकिन वोट लेने के लिए उसकी जाति को उकसाओ, फिर थोड़ा टुकड़ा फेंको, वो पाप न मैं करूंगा। और जो लोग करते हैं वो बुरा करते हैं, ये बात मैं बार बार बोलूंगा। मोदी जी आपने बहुत जैसे अभी अचानक एक जगह मेरा इंटरव्यू एक बात निकली, मीडिया ने उसको दबा दिया जी। क्यों दबा दिया मुझे मालूम नहीं, हिम्मत नहीं है ना जी बोल। ऐसी चीजें, हिम्मत नहीं है। मैंने ये कहा, मैंने कहा मैं मेरे देश का मुसलमान को ऐसे देखना चाहता हूं कि जिसके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। ये कहने की हिम्मत मोदी में है, लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया को मालूम है कि मोदी का सही स्वरूप अगर मुसलमान जान जाएंगे और मुसलमान अगर मोदी को प्रेम करने लग जाएगा तो इनकी सबकी दुकानें बंद होने वाली है। मोदी जी आपने बहुत, और इसलिए ये ऐसा हवा बनाते, सच जानने नहीं देते, और वो भी बेचारे भले भाले हैं, उन तक शिक्षा नहीं पहुंची, इतनी गरीबी में जी रहे हैं, इनका इतना एक्सप्लॉयटेशन किया इन राजनेताओं ने। भगवान करे मुझे अवसर दें, मैं सबसे ज्यादा इनका भला करूं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये आप नरेंद्र मोदी के मुंह से अच्छा लग रहा है सुनकर के लोगों को भी। लेकिन ये बात फैलाई गई है कि मोदी जी के आने से इस समुदाय का हित नहीं होना है, बल्कि उनको डराया जा रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, आपको फीडबैक भी मिलती होगी। आपको क्या लगता है कि मुसलमान आपसे भयभीत हैं या कहीं पेशोपेश में हैं? ऐसा है कि मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मेरे सर्टिफिकेट पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो मानता हूं मुसलमानों के लिए मैं कोई अच्छा बोलूं तो मेरे पर पहले भरोसा करने से पहले 50 बार चेक करना चाहिए। ये मैं सामने से कहता हूं। ऐसा कहने की हिम्मत हिंदुस्तान के किसी राजनेता में नहीं है, मेरे में है। लेकिन करना क्या चाहिए, और मैं चाहूंगा समय चैनल का तो उर्दू का भी काफी है, आपका तो उर्दू अखबार भी अच्छा है। देखिए बात ये पहुंचाइए आप, देश में भाजपा की जितनी सरकारें हैं उनका रवैया क्या है। अटल जी की एनडीए की सरकार थी, उनका रवैया क्या है। और दूसरा, चौथी बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा है, यहां वो क्या कर रहा है। जैसे मैं जब गुजरात में आया तो मेरे यहां गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हम 20वें नंबर पे थे, 20वें नंबर पे। गुजरात जैसा राज्य बच्चियों की शिक्षा में 20वें नंबर पे था। हमने ठान ली ये चित्र बदलना है। हर वर्ष जून महीने में 13, 14, 15 जून, जबकि गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, मुख्यमंत्री खुद उस गांव में जाता है जहां पर कम से कम बेटियां पढ़ी लिखी हैं। मेरे सारे मंत्री गांव में जाते हैं, सारे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, फॉरेस्ट सर्विस के अफसर, और लगातार पिछले 10 साल से जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्रेक। जून महीने में अफसर लोग या तो स्विट्जरलैंड जाते हैं या कुल्लू मनाली जाते हैं, नेता लोग विदेश में जाते हैं। मेरी सरकार की सारी टीम 45 डिग्री टेम्परेचर में गांव जाती है, बच्चियों को स्कूल ले जाती है। और आज मुझे आनंद है इस बात का कि मेरे राज्य में 100% बच्चियां स्कूल में एनरोल हो रही है। ये 100% में क्या अभी भी देखना पड़ेगा ये रिलीजन वो रिलीजन ये करते रहेंगे क्या? ये काम मैं करता हूं। और मुझे एक बात की मैं गुजरात में खुशी, मैं जो शुरू में जाता था, मैं फिर पेरेंट्स की मीटिंग करता था। जिस गांव में छोटी स्कूल हो 50 परिवारों को बैठता था। आज मुझे कहना है पिछले 6-7 साल से जब मैं पेरेंट्स की मीटिंग करता हूं, सबसे ज्यादा बुर्खा पहनी हुई महिला इसमें आती है। और सब मैंने देखा है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है भाई हम तो नहीं पढ़े लेकिन मेरी बच्ची को पढ़ा रहा है। ये मेरे देश के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। मोदी जी आपने बात कही, लेकिन एक चीज है कि कहीं ना कहीं ये जो समुदाय है वो बीजेपी के पास नहीं आ पाता है। कोई न कोई वजह ऐसी हो जाती है, चाहे दंगे हों या दूसरी चीजें हों, मुस्लिम समाज आपकी तरफ नहीं आ पाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आता है। क्या इसके लिए सिर्फ वो समुदाय जिम्मेदार है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उतनी पहल नहीं की गई? मैं याद दिलाऊं आपको कि एक विजन डॉक्यूमेंट की बात आई थी कि विजन डॉक्यूमेंट लेके भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, लोग जानना चाह रहे थे कि उसमें क्या है, उस पर क्या चीज बातचीत हो रही, वो नहीं आया। तो
कहीं आपको आज ये नहीं लगता है कि शायद बीजेपी की तरफ से कुछ भी पहल नहीं हुई? ये सारे एकेडमिक वर्क हैं, वो तो उसके समय पे चलते रहते हैं, आते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इन सारे विषयों में नीतियां स्पष्ट है भाई। उसके बजाय, नीतियों के बजाय आप हमारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अब जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, चलो भाई वहां मुसलमानों के 25 प्रश्न, यहां मुसलमानों के 25 प्रश्न। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार ने कैसे एड्रेस किया और राजस्थान की सरकार ने एड्रेस किया गया। ये काम क्या मुस्लिम समाज के जो रिसर्च स्कॉलर है उन्होंने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये पॉलिटिशियनों को मत छोड़ो। और इसमें अगर कोई स्कॉलर लोग हैं मेहनत करना चाहते हैं, मैं मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ बहुत निकट दोस्ती है मेरी, बहुत मेरी अच्छी बातें होती है, लेकिन मैं ये राजनीति करने वाला नहीं हूं, कभी मैं फोटो निकालने वाला नहीं हूं। मैं ये हिंदू मुसलमान होने ही नहीं देने वाला हूं। आसमान ऊपर से गिर जाए, कल चुनाव हार जाओ तो हार जाओ, मेरे ख्याल से ये पाप मैं नहीं करूंगा, ये पाप मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आपने दोस्ती की बात की, अभी 1-2 दिन पहले आपका बयान आया था दोस्ती के हवाले से कि अहमद पटेल आपके दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने बयान जारी करके ये कहा है कि मैंने कभी उनके साथ खाना नहीं खाया, मेरी उनसे कोई नहीं। उन्होंने जो कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि 80 में एक बार उनके साथ खाना खाया था, लेकिन वो भी मैंने राजीव गांधी को बताया था। मुद्दा ये नहीं है खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन ऐसी कैसी पार्टी है कि एक व्यक्ति के साथ खाना खाए तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ता है, ये चिंता का विषय है। ऐसी क्या मजबूरी है? ठीक है, उन्होंने कहा दोस्त नहीं है तो उनकी मर्जी, इसमें क्या है। आपने एक बात कही थी प्रियंका गांधी के संबंध में, और कि वो बेटी है, बेटी का काम कर रही है, बेटी का काम होता है मां के लिए काम करना और अपने भाई के लिए काम करना। उसको मीडिया ने शायद थोड़ा सा तोड़ मोड़ के पेश किया। ये कहा गया कि आपने ये कहा है कि प्रियंका मेरी बेटी समान है, जो भी बात थी, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने रिटॉर्ट किया और ये कहा कि मेरा पिता का नाम राजीव गांधी है और मैं किसी और की बेटी नहीं हूं, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक जीवन में जो डायलॉग का जो लेवल इतना नीचे आ गया है कि एक बुजुर्ग अगर कोई बात कह रहा है तो उसको भी इस तलखी के साथ जवाब देना क्या उचित है आज की डेमोक्रेसी के लिए? मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो वो जो मेरा एक्चुअल इंटरव्यू है वो आप देश को दिखाते रहिए, और मोदी की सोच है दुनिया को बताइए। वो सोच जिसको बाय करनी है वो करेंगे, नहीं करनी है नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देने वाला तो मैंने कोई पाप किया नहीं है भाई, और मुझे क्यों इस उलझन में पड़ना चाहिए। मुझे जो कहना था उस इंटरव्यू में मैंने कहा है, और उस इंटरव्यू का तब तो अच्छा हुआ कि मेरी पार्टी के पास उसकी टेप थी, वरना तो पता नहीं है दूरदर्शन वाले काट छाट करके क्या कर देते। तो गुनहगार ये न्यूज ट्रेडर है, गुनहगार दूरदर्शन खुद है। जो चीज बाहर नहीं आई उस पर बयानबाजी करे दूरदर्शन, और भारत सरकार के पैसों से करे। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, मुद्दे ये है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। बाकी अगर मोदी ने कुछ भी गलत किया हो उसकी मोदी की विषयांतर करते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का 7 फेज का इलेक्शन हो गया है, मात्र 2 फेज का इलेक्शन बचा हुआ है, और एक तस्वीर आपके मन में भी मस्तिष्क में भी उभरती होगी, किस तरह का नतीजा उभरता हुआ आप देख रहे हैं और कितनी सीटों की? मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि राजीव गांधी के बाद पहली बार एक मजबूत सत्ता दल वाला परिणाम आएगा। राजीव गांधी के बाद इतनी बहुमत के साथ राजीव गांधी के बाद कोई सरकार नहीं बनी थी, ऐसी सरकार बनेगी। यानी आप ये बात कह रहे हैं कि आप अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होगी? सरकार 125 करोड़ देशवासियों के बलबूते पर, बलबूते पे, मोदी के बलबूते पर, नंबर्स की कमी नहीं, मोदी के बलबूते पर कुछ नहीं चलता है। देश 125 करोड़ देशवासियों के बलबूते पर चलने वाला है। मोदी जी, इस पे मत बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई है, और पहले होता था 20 साल पहले कि चुनाव वोट देने के बाद लोग भाषण नहीं देते थे या मीडिया को एड्रेस नहीं करते थे, लेकिन अब ये परिपाटी हो गई है कि जो भी बड़ा नेता वोट देकर निकलता है तो पब्लिक को एड्रेस करता है, तो इसमें कोई अनहोनी नहीं है। और वो जो कमल दिखाने की बात है और सेल्फी बनाने की बात है, उस पर भी मत जो है विभाजित है। लेकिन एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जो ये मानता है कि शायद आपने वो किया तो गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया। आपको क्या लगता है? एक तो मैं मतदान करने गया तब नहीं किया है भाई, मैं तो बाहर जाने के बाद की बात है। और वो तो आप देखे होंगे चुनाव में सब लोग अपना खेस और कमल लेकर के ही घूमते हैं, और कांग्रेस वाले
अब मुझे बताइए, कांग्रेस वाला वोट करने जाएगा तो पंजा जेब में रख देता है क्या? आपने प्रधानमंत्री का देखा होगा, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो टीवी पे है, लेकिन उनका हाथ है, मैं क्या करूंगा? मेरा यानी वो भी कहीं ना कहीं अपना चुनाव चिन्ह ही दिखा रहे हैं। सीधी बात है ना, यहाँ हमारे कांग्रेस के नेता रहे, वो तो जहां वोटिंग कर रहे हैं वहां पर उसने ऐसे दिखाया, और फिर सोशल मीडिया में है सब। लेकिन मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर मोदी ने गुनाह किया है तो कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। एक चीज मोदी जी, आपने वाराणसी से चुनाव नामांकन भरा है। वाराणसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति और जिस तरह से आपके विरोधी वहां एक तरफ से गोलबंद हो रहे हैं, जो एक दूसरे के घोर विरोधी थे, अजय राय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मुख्तार अंसारी जो उनके विरोधी रहे हैं, वो सब आपके पीछे आपके विरोध में गोलबंद हुए हैं। और कहीं ये भी माना जा रहा है, दबे जबान चर्चा है कि आपके पार्टी के अंदरूनी लोग जो आपके विरोधी हैं या आपसे सहमत नहीं है, वो सारे भी वहां मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में आप वाराणसी से अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितनी बड़ी जीत होगी? नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी में न कोई मेरा विरोधी है, न मैं किसी का विरोधी हूं, न कोई किसी का विरोधी है। हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलाते हैं, टीम की तरह चलाते हैं। ये सारी झूठ गड़बड़बाजी करने वाले लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित हो रहे हो, तो ऐसी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी का चरित्र है भाई। आप मुझे बताइए, मैंने अभी पब्लिकली कहा कि कांग्रेस का चले तो सारे लोगों को जेल से बाहर निकाल करके चुनाव के काम में लगा दें। लालू जी को निकाल करके अभी उनके साथ बैठे हैं, वो औरों को भी निकाल देंगे। तो कांग्रेस पार्टी का तो कारोबार ही यही है भाई। तो कांग्रेस पार्टी ये सब करे, कोई नई चीज नहीं है। अभी तक उन्होंने यही गुंडागर्दी, एंटी सोशल, इन्हीं की मदद लेके करना है। तो अब लोकतंत्र में उनके रास्ते वो हैं, हमारे रास्ते हैं जनता के पास जाना, अपनी बात बताना, सेवा करने का अवसर तो प्रार्थना करना, हम करेंगे। एक बात कही कि ये कांग्रेस का कल्चर है, जिस तरह से लोगों के साथ गुटबंदी करके बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी, कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या कारण है कि ये सारे एक तरफ हो जाते हैं जब मोदी जी की बात आती है? एक कारण ये हो सकता है शायद अकेले लड़ ना पाए, या क्या वो कारण है कि मोदी जी के नाम पे बहुत सारे जो आपस में दुश्मन है वो भी दोस्त हो जाते हैं? तो कभी आपको लगता है कि या तो आपकी पर्सनालिटी के कारण है, आपके काम करने की तरीके के कारण है, या आपकी पर्सनालिटी में जो ऑरा है शायद उससे कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं? क्या कारण है? बहुत सिंपल कारण है, 125 करोड़ देशवासियों का भरपूर प्रेम। अगर मुझ पे प्रेम न होता, यही मोदी, यही दोनों को ईर्ष्या है, यही मोदी, यही ओमोरा, यही ऑरेटरी सब होता तो भी कोने में पड़ा होता, कोई पूछता नहीं। ये जनता ने अपने कंधे पर बिठाया है, इसलिए मोदी है। ये जो कुछ भी हमला है वो मोदी पे जनता का जो प्रेम है उससे बौखलाए हैं। बाकी मोदी तो पहले भी इतने ही फुट का था, मोदी का वजन पहले भी इतना ही था, मोदी की ऑरेटरी तो बचपन से इतनी बढ़िया है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जनता का प्रेम है। अब प्रेम के कारण वो परेशान है कि मोदी को प्रेम क्यों कर रहे हैं। अब जनता को गाली दे नहीं पा रहे, तो गाली किसको दे? मोदी को दे। अब सारी डिक्शनरी तो मैं मानता हूं पूरी हो गई है, सब उनको गालियों के लिए नई डिक्शनरी लानी पड़ेगी। आपने बहुत आश्वस्त होकर कहा है कि आपको पूरे तौर पे बहुमत आ रहा है, और बहुत अच्छा बहुमत आ रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव हैं आप। लेकिन प्लान बी आपका क्या है अगर कोई स्थिति ऐसी बनती? जनता के मन में किसी को क्या है नहीं पता है, प्लान बी क्या है अगर आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, 200 से 220 सीट के आसपास अगर आपकी सरकार रुक जाती है, तो वो कौन लोग हैं जो मोदी जी के साथ आके हाथ मिलाएंगे और आपकी सरकार बनने में मदद करेंगे? प्लान ए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए पिछले 25 साल में जो मजबूत सरकार नहीं बनी उससे भी ज्यादा मजबूत सरकार बनाने वाले हैं। प्लान बी, राजीव गांधी के समय की सरकार के बाद कभी भी जो सरकार मजबूत नहीं बनी है उससे भी मजबूत सरकार बनने वाली है। प्लान सी, मजबूत भाजपा एनडीए सरकार बनने वाली है। प्लान डी, प्लान ई, प्लान ई, एच, वाई, जेड।
मोदी जी आपके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी जो कहना चाहते हैं वही कहते हैं, आप उनसे कुछ कहलवा नहीं सकते हैं। लेकिन मोदी जी एक चीज बहुत अच्छी है जिसके बारे में आप हमेशा कहते हैं और कहना चाहते हैं, वो है देश का भविष्य, देश का विकास, देश की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था। अगर नरेंद्र मोदी 16 मई के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद आने वाले 5 साल में देश को कहां देखते हैं? विश्व को मानना पड़ेगा, जो 2002-3 के कालखंड में विश्व ने मानना शुरू कर दिया था कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। और मुझे साफ दिखता है ये 5 साल नेक्स्ट शताब्दी का, यानी 21वीं शताब्दी का जो समय बचा है उसका एक टर्निंग पॉइंट है। पूरा दुनिया ये मान के चलता है कि अगली शताब्दी एशिया की शताब्दी है। दुनिया को चिंता है कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड को लीड करेगा कि नहीं करेगा। विश्व चाहता है कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री लीड करे, लेकिन 10 साल में दुनिया निराश हो गई, भारत से निराश हो गई। अटल जी के समय आशा बंदी थी। मैं साफ देख रहा हूं कि हम फिर से वो पोजीशनिंग कर लेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अटल जी की बात आपने की। अटल जी के बारे में कहा जाता सर्वमान्य नेता थे और आडवाणी जी भी उन्हीं के समकक्ष थे। लेकिन इन दोनों को अगर मोदी जी की नजर से देखें तो कैसे दिखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी? अरे मैं छोटा बच्चा हूं भाई, मैं इतने बड़े हमारे महापुरुषों का मैं विश्लेषण कैसे करूंगा जी? हम तो उनकी उंगली पकड़ के चले हैं जी। हम कौन होते हैं उनका मूल्यांकन करने वाले? भैया एक गरीब आदमी को ऐसे मत फंसाओ। बहुत बड़े लोग हैं, उनके चरणों में बैठ करके सीखना है, आगे बढ़ना है, उनके मार्गदर्शन में काम करना है। मोदी जी आपने अच्छी बात की, देश के विकास के संबंध में बातचीत हुई। हम चाहते हैं कि हम लोग उसी पर ज्यादा बात करें जो चुनाव में इस बार हो नहीं पा रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं अगर 16 तारीख की बात, ये अगर बहुत बड़ा लगा है, लेकिन अगर आप 16 मई के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी सरकार की या भाजपा सरकार जो भी आप मान लें, उसकी 3 बड़ी प्राथमिकताएं क्या हों? बहुत सरल शुरुआत का जो सवाल आया था ना, तब भी मैंने कहा था गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इसके नीचे सब चीजें आ जाती है जी, सब चीजें आ जाती है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल। अच्छा, अगर उसको बारीकी से कहना है तो आपको भरोसा, 2 महीने पहले बोला था, तीसरा पूछा आपने जी जी, भरोसा। आज देश में भरोसा टूट गया है। और भरोसा टूटना कैसे होता है? जैसे आपने अपनी बीबी को एसएमएस किया, फिर आप फोन करके कहते हो मेरा एसएमएस मिला, मतलब भरोसा टूट गया है। वरना आपको भरोसा होना चाहिए कि एसएमएस किया तो जाना ही जाना है। फोन करके पूछना पड़ता है क्या एसएमएस मिला क्या? 80% लोग देखे होंगे आप, बाद में इंक्वायरी करें, क्यों भरोसा नहीं है? शाम को 6 बजे बेटी स्कूल से आ रही है, देर हो गई, मां का पसीना छूट जाता है, अरे बेटी आई कि नहीं, बेटी आई कि नहीं। ये जो स्थिति है बदलनी चाहिए, लोगों को भरोसा होना चाहिए और ये काम सरकार ने करना पड़ेगा। आज जनता और शासक के बीच में भरोसा टूट चुका है और कोई देश भरोसे के बिना नहीं चल सकता है। आपकी कंपनी ने आपको यहां भेजा है, भरोसे से भेजा है, वो जाएंगे अच्छा ही करके आएंगे। अगर वो न होगा, कहने को कह दिया होता तो अपने वो सर पटाते रहते, यार पता नहीं गया है क्या करके आएगा। ये स्थिति ने बर्बाद करके रखा है और इसलिए जैसे गुड गवर्नेंस, जैसे डेवलपमेंट, वैसे नेतृत्व के आचार विचार से भरोसा पैदा होता है। बहुत सारे आदर्श हैं, लोग आपको भी के भी बहुत सारे ऐसी चीजें जो लोग सुनते हैं, हम लोग भी बहुत गौर से देखते हैं, उस पर विश्लेषण भी करते हैं। लेकिन जब आदर्श की बात होती है तो उसमें बहुत सारी बातें और भी जुड़ती हैं और जब सामाजिक परिवेश की बात होती है तो और बातें जुड़ती हैं। आज समाज में, खासकर भारत के समाज की बात करें और उस समाज की बात करें जहां ये माना जा रहा है कि शायद 16 मई के बाद मोदी प्रधानमंत्री होंगे, तो उनको विरासत में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो बुराइयां हैं वो भी मिलेंगी, जो अच्छाइयां हैं वो भी मिलेंगी। 2 बड़ी बुराइयां जो यहाँ इस देश में है, एक है कम्युनलिज्म और एक है करप्शन। इन दोनों में आपको बड़ी बुराई कौन दिखती है? मैं मानता हूं दोनों के अलग अलग पहलू हैं। दोनों में राजनेता और राजनेताओं की सोच जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम पॉलिटिकल कल्चर है, प्रॉब्लम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, प्रॉब्लम पारिवारिक राजनीति है
अगर उससे मुक्ति मिलती है तो इन समस्याओं से अपने आप मुक्ति मिल जाती है। एक दो चीजें हैं जो जिसका जवाब नहीं आ पाता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से बातें जाएं और खास करके कुछ समाज के तबकों तक जाएं जहां बात आपकी नहीं जा पाती, कि अगर विकास होता है, आपने बहुत सही बात किया, तो सबका विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो भी ये माना जाता है कि ये नारा तो 60 साल से सारी सरकार दे रही है, इसमें मोदी जी का अलग क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पूरे इंटरव्यू में आकर मैं कोई अच्छा काम आ गया। देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मेरी सरकार 2 साल में एक बार 2 दिन के लिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करती है। अब दुनिया के 110 देशों के व्यापारियों को, उद्योगकारों को, सरकार के प्रतिनिधियों को, राजनेताओं को बुलाते हैं और हम गुजरात में इन्वेस्टमेंट आए, गुजरात की जो बिजनेस है उसको दुनिया पहचाने, हमारी प्रोडक्ट दुनिया में बिके, सारा काम हम करते हैं। कितना समय देता हूं? 2 साल में एक बार 2 दिन। मेरे यहां आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन एक कृषि महोत्सव प्रारंभ होता है। इस जून महीने के टेम्परेचर में मेरे यहां करीब 1 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स हम 1 महीने के लिए गांव में जाते हैं, किसानों के साथ संवाद करते बैठते हैं और एग्रीकल्चर ग्रोथ में क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी लानी चाहिए, सीड्स कौन लानी चाहिए, क्रॉप कैसे बनाए, सारे चीजों को करते हैं। और उसका परिणाम यह आया कि गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ कभी माइनस रहता था, कभी 1-2% रहता था। हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% को छू नहीं पा रहा है। गुजरात ने 10 साल पूरा 10+ एग्रीकल्चर ग्रोथ किया। ये एग्रीकल्चर ग्रोथ गांव की इकोनॉमी, किसान की इकोनॉमी, किसान की जेब में पैसा आता है, ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा, मेरे यहां पशुपालन, श्वेत क्रांति, मैं आरोग्य मेला लगाता हूं पशुओं का, और किसी पशु को भी 3 किलोमीटर से बाहर ज्यादा जाना नहीं पड़ता है। आपने शायद कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे हैं कि जहां आज इंसान को मोतीबिंदु का ऑपरेशन करवाना हो, नेत्रमणि का, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना हो, तो कोई चैरिटेबल एनजीओ ट्रस्ट करता है तो बेचारा गरीब आदमी जाके करवाता है। मेरे गुजरात में पशु का भी, कैटल का, नेत्रमणि का मैं ऑपरेशन करता हूं। मेरे गुजरात में मैंने डॉक्टरों को अमेरिका भेजा लेसर टेक्नोलॉजी से पढ़ने के लिए। क्यों? वेटरनरी डॉक्टर को अमीर इंसान खून न निकले इसलिए लेसर टेक्निक से ऑपरेशन करवाता है। मेरे इन अबोल पशु का क्या गुना? मेरे राज्य में डॉक्टरों को ट्रेन करके वेटरनरी डिपार्टमेंट से गंभीर बीमारी वाले पशुओं को लेसर टेक्निक से ऑपरेशन करवाता हूं। डेंटल ट्रीटमेंट मेरे यहां पशु की करवाता हूं। 122 ऐसे डिसीज हैं जो टोटली मैंने इरेडिकेट किए। 122 देश में एक पोलियो गया ना, हम नाच रहे हैं। हमने 122 डिसीज को इरेडिकेट किया जो पशुओं को होते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? मेरे यहां दूध में इंक्रीज 86% हुआ। अब पशुपालक सब, फिर उसमें कोई रिलीजन नहीं होता है, ये रिलीजन वाला पशु है ना पशु। ये इंक्लूसिव ग्रोथ है। गुजरात में जब मैं आया 11 यूनिवर्सिटी थी, आज 47 यूनिवर्सिटीज हैं। शिक्षा का स्तर गुजरात में सरकारी स्कूलों में हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम होता है बच्चों का, और हर वर्ष में 1 लाख से अधिक बच्चों को चश्मा देना पड़ता है। 800 से 1000 बच्चे जो गरीब हैं उनके बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, ऐसे पेशेंट मुझे मिलते हैं। ये गरीब के घर जाकर के काम करते हैं। मेरे यहाँ गरीब कल्याण मेला होता है। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, गरीब के घर जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। मैं
गांधीनगर से रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे गरीब के हाथ में देता हूं। गरीब कल्याण मेला करता हूं, बुलाता हूं, मीडिया को हाजिर रखता हूं और सबके सामने उनको जो मिलना चाहिए वो देता हूं। पहले क्या था, गरीब को सरकार में अर्जी करनी पड़ती थी। मेरी सरकार में क्या है, सरकार का काम है कि भाई हैंडीकैप की ये योजना है, तुम ढूंढो कौन हैंडीकैप है, ये ट्राइसिकल पहुंचाओ, चलो जाओ, तुम्हारा काम है। मैंने रिवर्स कर दिया है। करीब 18,000 करोड़ रुपया इस गरीब कल्याण मेला के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, कोई बिचौलिया नहीं। ये हमने, ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है कि नहीं आता है, ये प्लानिंग कमीशन जरा डेफिनेशन कर रहे हैं। और ये काम हमने किया है, उसी का परिणाम है कि आज गांव, गरीब, किसान, उसको आशा बन रही है, हाँ यार ये रास्ता है, हम चल पड़ेंगे। मोदी जी, आपने जो बात की, ग्रोथ की बात की, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, आपने एनिमल्स की कैप्चर कॉर्पोरेशन की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो विरोधी हैं, और कुछ मैंने इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक टाइम्स में भी कुछ चीजें देखी हैं, आपने बात की एजुकेशन की, कि एजुकेशन पे जो आपका जो एक्सपेंस है, जो बजट एलोकेशन है, वो मात्र 12.5% है, आसाम का 20.5% है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। क्या लगता है, हेल्थ के बारे में बात है तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की कमी रूरल गुजरात में बहुत है। मेरा आपसे सवाल ये है कि गुजरात का जो मॉडल है, जो हम लोग भी देख रहे हैं, वो कहीं दो भागों में विभाजित तो नहीं है, एक उन्नत गुजरात और एक अविकसित गुजरात? अच्छा, दूसरी बात मैंने वही बताया, लेकिन वो आपके सवाल में आप फंसे हुए, इसलिए वो सुनने को आप तैयार नहीं, आपका मन। जैसे मेरे यहाँ ट्राइबल, नहीं, मैं आपसे और सुनना चाह रहा हूँ, ज्यादा सुनना चाह रहा हूँ। मैं ट्राइबल बता रहा हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के जो टोटल ट्राइबल है, उसमें से 40% ट्राइबल, उनकी सेवा करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के पास है। गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। मेरे यहां ट्राइबल के पास खेती में, बेचारे के पास 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि थी, 12-15 हजार रुपये से ज्यादा कमाता नहीं था। हमने एक बाड़ू प्रोजेक्ट लागू किया, उसको ट्रेन किया, काजू की खेती में ले गए और खेती में ले गए। मेरा दाहोद में जाइए, वो खेत शब्द नहीं बोलता, फुलवाड़ी बोलता है, वो फूलों की खेती करना लगा है। आज जिसकी इनकम 12-15 हजार रुपया थी, वो आज 1.5 लाख 2 लाख रुपया उतनी ही जमीन में कमाने लगा है। उसके जीवन में बदलाव आया। फिर मैंने एक टैलेंट पूल बनाया, जितने भी ट्राइबल बच्चे हैं, जिसमें होनहार बच्चे हैं, ऐसे 1000 बच्चों को मैं छांटता हूं और उनको मेरे राज्य की बेस्ट स्कूल में सरकारी खर्चे से पढ़ने को मिलता हूं। और वो ऐसे तेजस्वी बच्चे निकलेंगे, आप देखना, पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा। तो ये काम अत्यंत पिछड़ी बस्ती में पड़ा हुआ है बच्चा, उसकी चिंता भी ये सरकार करती है। और इसलिए कोई ये नारेबाजी के लिए कहते रहेंगे, मेरा स्पष्ट मत है, सरकार वो है जो गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए, यही मेरा जीवन मंत्र है। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार अमीरों के। मेरे यहाँ 108 की सर्विस है, अमेरिका की सर्विस से भी बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मेरी सेवा है। और कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है, बेचारे को ऑटो रिक्शा में जाना है, तो ऑटो रिक्शा पहले पूछता है पैसे हैं। मेरे यहाँ 108 को पता चलता है, एक नया पैसा लिए बिना, न वो किस गांव का है, गरीब है, अमीर है, ये धर्म है, वो धर्म है, कुछ नहीं, सबसे पहले उसको लो अस्पताल ले चलो। आज मेरे यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम ये मेरा 108 कर रहा है। यानी मोदी जी, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर आपकी सरकार आती है तो ये 15 पॉइंट प्रोग्राम है सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद जो बना है, उसमें और तेजी आएगी और ये जो विकास जिसकी आप बात कर रहे हैं, या जो लाभ उनको मिलना चाहिए माइनॉरिटीज को, जो आप कह रहे हैं कि नहीं मिल पाया है, वो उन तक, उनके दरवाजे तक पहुंच पाएगा। मुद्दा ये नहीं है भैया, गुड गवर्नेंस जब आता है ना, मैंने पहले ही कहा, गुड गवर्नेंस का मतलब ही है कि अस्पताल बनी है, पेशेंट आया, डॉक्टर नहीं है। अगर गुड गवर्नेंस होता है, सब अपने आप होने लग जाता है जी। एक अच्छी सरकार चलाना शुरू करो। आखिर गुजरात में कोई मैं नाम लिख करके काम थोड़ा करता हूं कि देखो भाई इसका रिलीजन क्या है, इसका, मेरा काम है, काम सब होने चाहिए। होने चाहिए मतलब सबको लाभ मिलना ही मिलना है, बच्चे सब स्कूल जाने चाहिए। फिर फातिमा जाती है कि फाल्गुनी जाती है, मेरा विषय नहीं है। मेरी कोई बच्ची अनपढ़ नहीं रहनी चाहिए।
आपकी बात से ये लग रहा है कि आप सरकार परिवर्तन से ज्यादा सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारी व्यवस्था ऐसी है हिंदुस्तान की कि इसमें आरक्षण भी है, इसमें कम्युनिटीज के लिए प्रोग्राम भी है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अगर आती है तो एक तरह से पूरी व्यवस्था